देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का पहला पेपर सॉल्यूशन आपके सामने कराया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कब है, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिन है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपका पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा, पर डे ही कराया जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपकी स्थिति बहुत क्या है, दयनीय दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पर डे कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सब लोग जैसे पेपर सॉल्व किया जाता है और अपनी अपनी रफ़ों में 100 तक के मार्क्स कर लेंगे। जो सही होगा उसको सही लगाएंगे, जो आपका गलत है उसको गलत करेंगे, फिर देखेंगे आपका स्कोर कितना जा रहा है और हम तो बताते ही चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बाबर। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? इसको किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? बताएंगे? आराम बाग का निर्माण किसने बनवाया था? कौन मुगल बादशाह ऐसे थे? ऑप्शन हो जाएगा बाबर। बाबर ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 1528 में बनवाया था। कब बनवाया था? लिखेंगे सन 1528 में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? 1528 में बनवाया था। और इसे कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? अगर आपसे पूछ ले कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ये बात समझ में आई ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर कि आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1528 में बनवाया था। क्लियर? अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन यानी क्या? घर का आंदोलन। किसने किया था? जी.के. गोखले ने, वी.जी. तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, गांधी जी ने। किसने किया था? बताएंगे किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? वी.जी. तिलक। बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जो आपके गलत हो रहे हैं गलत करते जाइएगा। ठीक है, कब किया था? 1916 में वी.जी. तिलक ने होम रूल की स्थापना की। ठीक है, किसने किया था? वी.जी. तिलक, जिसे हम क्या कहते हैं, फुल नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ठीक है, जलहड़, बिलहड़, कलहड़ और कालिदास। वो ऐसे कौन से लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के बारे में बताया था? कौन से लेखक थे? वो कलहड़ थे। क्या थे? कलहड़। और कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया था? क्या? राज तरंगणी। क्या था नाम? पुस्तक का नाम था राज तरंगणी। राज तरंगणी। राज तरंगणी। अच्छा, ये बताएंगे, राज तरंगणी तो पुस्तक का नाम था, तो अगर आपसे पूछ ले ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप क्या बताएंगे? ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन कराती है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे इस किस में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और कलहड़ इसके लेखक थे और इस पुस्तक का नाम क्या था? राज तरंगणी था। क्लियर है? चलें अब आगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी
यानी सिकंदर द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? सानी भी कहते थे, की उपाधि धारण की थी। सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन, किसने किया था? एक बार पढ़ेंगे ऑप्शनों को, बताएंगे किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासक थे जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सानी की उपाधि धारण की थी। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाएगी, आप लोग बताएंगे इसका अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब तक था? इसका कार्यकाल कब तक था आप बताएंगे? कार्यकाल कब तक था? कार्यकाल बताएंगे कब से कब तक था? बोलेंगे 1296 से लेकर के कब तक? 1316 तक था। बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? 1296 से लेकर के कब तक था? 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था, जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी द्वितीय की या सानी की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। आप लोग एकदम कंठस्थ रखेंगे, ठीक है? ऐसे प्रश्न ही बनेंगे। अगला है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। ये नीचे के आप दिखाई दे रहे हैं सभी को? क्लियर है? यहाँ से दिखाई देगा नहीं? देखिए हम यहाँ मिलाएंगे। सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सही मिलान आपको मिलाना है। प्रश्न दिया गया है राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, एमजी रानाडे, आर्य समाज। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। जब ऐसा कहीं कूट का प्रश्न आता है तो आप लोगों को बड़े ध्यान से, आप कहीं भी देखेंगे आपको एक दो ऑप्शन हमेशा मिलेंगे। देखिए जैसे राजा राम मोहन राय, इन्होंने कौन सी समाज की स्थापना किया था? ब्रह्म समाज। तो पहले का क्या हो गया? तीसरा। विवेकानंद जी ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की, और एमजी रानाडे प्रार्थना समाज। अब देखिए ए का 3 कौन सा है? ए का 3 देखिए ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ए का 3 ये भी गलत हो गया। अब कौन कौन से बचे? सी और डी। अब ए का 3 हो गया और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ये है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको यहाँ तो मिला दिया गया ना। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिलाया था ना, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एमजी रानाडे प्रार्थना समाज। ये विकल्प किसमें मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में सुमेलित हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं, ये समाजों से हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? मुक्त भारत समाज, देखिए इंपॉर्टेंट है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था या की थी? ऑप्शन है जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर, राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली। किसने किया था? लोग बताएंगे किसने किया था? किसने किया था? लोग बताएंगे किसने किया था? बताइए। बिल्कुल सही है, मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने किया था। किसने किया था? वीर सावरकर ने किया था। कब किया था? लिखेंगे 1907 में किया था। कब किया था? 1907 में। किसकी मुक्त भारत समाज की स्थापना किया था? वीर सावरकर ने किया था। कब किया था? 1907 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1907 में किया था। और कहाँ किया था? लंदन में किया था। कहाँ किया था? लंदन में किया था। ये आपको याद रखना। कहाँ किया था? लंदन में किया था। 1907 में किया था। कब किया था? 1907 में। किसने किया था? वीर सावरकर ने किया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? आपको कूट कूट कर रटाया गया है कि इनका ब्रेकअप कब हुआ था और पेचअप कब हुआ था। इनका ब्रेकअप कब हुआ था? सूरत अधिवेशन। जैसे सैया जी ने सूरत देखी तो ब्रेकअप हो गया। सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था? इनका नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन हो गया। बताइए कब हुआ था? 1907 में। अच्छा, ये जुड़े कब थे? ये जुड़े थे 1916 में। प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं होता है। बताइए इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे जब सूरत अधिवेशन हुआ था? तो कौन थे? रास बिहारी। यहाँ पर कौन थे? बिल्कुल, जब इनका अधिवेशन में क्या हुई थी? फूट हो गई थी या विभाजन हो गया था, तो कौन थे? रास बिहारी घोष कि होश घोष। ठीक है। और जब इनका मिलन हुआ था तब कौन थे? अंबिका एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अगला है, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? चौरी चौरा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर जिले में है। किस जिले में है? गोरखपुर जिले में है। कहाँ पर है? गोरखपुर जिले में है। अच्छा, चलो आप लोग बताएंगे कि गोरखपुर जिले में है। यहाँ पर किस ट्रेन को लूटा गया था? किस ट्रेन को लूटा गया था? चौरी चौरा जो एक्शन हुआ था तो ट्रेन ही तो लूटी गई थी ना, काकोरी कांड में। अरे गजब, जग रहे हो, नींद से जगे हुए हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर के पास पड़ता है। अगला है, सोना नहीं है। ठीक है, सवालों को देखते जाना है। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? भीमराव V.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो बताइए तीनों सम्मेलन कब कब हुए थे? 1930, 1931, 1932। ये 3 गोल मेज सम्मेलन थे जिन्होंने में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिया था। बताइए गांधी जी किसमें भाग लिए थे? दूसरे गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। एम के गांधी, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर है? चलिए अगला है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण था 1917 में। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और ये पहला क्या था? उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता वालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? क्या है? पवन, भूमिगत जल, हिम नदी और नदी। क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? पवन द्वारा निर्मित स्थलीकृतों को क्या कहा जाता है? ठीक है, यह क्या आंसर क्या हो जाएगा? पवन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तापमंडल, समतापमंडल, मध्यम मंडल और क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। कौन सा है? सही बता रहे हैं। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। अच्छा ये बताएंगे कि जो क्षोभ मंडल है, वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, ये कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल पर। आंधी का आना, तूफान, बारिश का होना, ये सभी घटना, मौसमिक घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अच्छा बताएंगे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं क्षोभ मंडल को? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं ना। अच्छा बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, लैंडिंग में और उड़ान भरने में क्षोभ मंडल से पार करते हैं, बाकी उड़ते कहाँ पर हैं? समताप मंडल में, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है दिख रहा है ना सभी को? चलो ठीक है, यहीं इसको लगा लेते हैं। पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, गोदावरी, यमुना, गंगा, सतलुज। कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, सतलुज। बिल्कुल सही आंसर क्या है? सतलुज नदी है। कौन सी है? हाँ बिल्कुल सही है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सतलुज नदी, क्योंकि ये कहाँ से होकर निकलती है? कहाँ से होकर निकलती है? बोलेंगे? अरे ये क्या लिखा? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो दो पर्वतों के निचली सतह से होकर के अंतर्निहित स्थलों से बहती है, उसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ये नहीं कह रहा है कि पूर्व दिशा से बहती है, न ये कह रहा है कि पश्चिम दिशा से बहती है। वो ये कह रहा है कि ऐसी नदी कौन सी है कि जो पर्वतों के बीच से अंतर्निहित मार्ग से बहती है। तो कौन सी है? सतलुज नदी। ठीक है, और ये नहीं कह रहा कि ये पूर्व दिशा की नदी, ये पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, ये अगला है पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? पपड़ी, जलमंडल, क्षोभ मंडल या स्थल मंडल? क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दिमाग लगाओ भाई, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्रस्ट। सही बताएं, स्थल नहीं कहेंगे, स्थल नहीं कहेंगे, स्थल नहीं कह सकते। क्या कह रहा? पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? जलमंडल। क्रस्ट कहेंगे, पपड़ी कहेंगे, या क्षोभ मंडल कहेंगे, या जलमंडल कहेंगे, या फिर स्थल मंडल? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पपड़ी ही होगा। चलो एक बार और देख लो। क्या होगा बताएंगे? पपड़ी होगा, जलमंडल होगा, कि क्षोभ मंडल होगा, कि स्थल मंडल होगा? क्या होगा? पपड़ी। क्या होगा? पपड़ी। ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरेशियो की धारा, लैब्राडोर की धारा, कनारी की धारा और क्यूराइल की धारा। कौन सी धारा है? बताएंगे कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा क्यूरेशियो की धारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरेशियो की धारा। ग्रीन बगुले की आंख में केला फेंका। आपको पता है कि नहीं पता? हाँ तो याद कर लेना, आपको ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाएंगी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए और 10 मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर। किसकी श्रद्धांजलि देने के लिए 125 रुपये और 10 रुपये का सिक्का जारी किया है? बताएंगे? बताइए, जल्दी बताएं। बताएंगे किसकी? भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? उन्हीं का दिन आने वाला है। अरे यार, आंसर हो जाएगा अम्बेडकर साहब। क्या है? वी.आर. अम्बेडकर। इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए 125 रुपये और 10 रुपये का सिक्का जारी किया, क्योंकि ये क्या थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अच्छा, ये बताएंगे इनके बारे में, आपको कुछ हमने बताया था ना कि एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ये जब पढ़ते थे विदेश में तो लोग इतना छुआछूत मानते थे, क्योंकि ये दलित थे। तो स्कूल के जो छात्र हुआ करते थे ना, अगर देख लें कि यहाँ अम्बेडकर बैठा हुआ है और उसको जाना हो ना, तो उसकी जहाँ जहाँ परछाई पड़े तो लोग अपनी टिफ़िन हटा लिया करते थे, और अगर उसकी छाया पड़ जाए टिफ़िन के ऊपर तो उस खाने को फेंक दिया करते थे। इतना छुआछूत मानते थे, मगर उन्होंने ये संघर्ष को झेलते हुए आज कितना बड़ा नाम रोशन किया है। नहीं, वो भी तो एक बालक था। अगर ऐसे डिप्रेशन में आ करके सब कुछ छोड़ देता, त्याग देता, कहते हैं कि शादी के बाद कोई लड़का कहीं बाहर नहीं जाता है। वो शादी हो गई थी, पत्नी उसकी यहाँ रहती थी, वो अपना अमेरिका विदेश में रहते थे, अमेरिका में रहे, लंदन में रहे और पूरा जीवन समाप्त किया। सिर्फ उनका ये काम था कि जो दिन भर कमाते थे, लॉयर थे, जितना कमाते थे रोज़ एक नई पुस्तक लाते थे और ला करके पढ़ते ही रहते थे। हमेशा पढ़ना ही काम था उनका, पढ़ना ही काम रहता था। इसलिए पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा। कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र तो नहीं है। एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो बेटा बताएंगे कि मूंगफली के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। मूंगफली भी यहाँ सर्वाधिक होती है और कपास भी होती है। अगला है, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? स्प्लिंग पार्टनर, या फिर नॉमिनल पार्टनर, या एक्टिव पार्टनर, या पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली? ये आपको बताना है, क्योंकि किसका है? इकोनॉमिक्स का सवाल है। बताएंगे क्या है? क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे हम कौन सा कहेंगे? बिल्कुल नॉमिनल पार्टनर। क्या कहेंगे? क्योंकि वो सिर्फ नाम बस का है, इसलिए और तो कुछ कर नहीं रहा। एक्टिव उसे कहते हैं कि जो बारी बारी से पैसा क्या कहता करता रहे, देता रहे, निकालता रहे, देता रहे, निकालता रहे। ठीक है, अगला है, लिखते जाना है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बताएंगे कौन सा है? बताएंगे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये बताएंगे पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुआ था ना वहाँ पर, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल के सीएम कौन हैं, और ये मुझे बताइए कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कितनी हैं लोकसभा की सीटें? 80। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की कितनी हैं? बेटा जी सीएम हैं दीदी ममता बनर्जी। तो बताएंगे लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? 42। कितनी है? 42। आपको जितना भी पूर्वोत्तर है आपको वहाँ की लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें सब आपको याद रखना है। ठीक है,
अगर न याद हो तो मुझे बताना, हम एक झटके में याद करा देंगे, ठीक है। सनम और ममता याद रखना, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। अगला है नए 500 के नोट में, नए 500 के बैंक नोट का आकार क्या है। बिल्कुल कहा था ना एक बार कि बेटा नोटों का कलर, नोटों का साइज, नोटों का कलर, नोटों का साइज, नोटों के पीछे बने हुए चित्र आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। आज आपके सामने पहला पेपर आया और पहले पेपर में फंसा के रख दिया कि 500 के नोट का साइज कितना है। बताएंगे 500 के नोट का साइज कितना है? 500 की नोट का साइज कितना है? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या है? 66 मिलीमीटर गुणे 150 mm, ठीक है। बताइए इसके नोट के पीछे किसका चित्र है? लाल किला। किसका है? लाल किला। अच्छा बताएंगे जब 2000 की नोट है उसमें किसका चित्र है? किसका है? मंगलयान। देखिए सभी नोटों का साइज आपको पता होना चाहिए और उनके कलर पता होना चाहिए, किस नोट में कौन सा कलर है, ठीक है। उनके चित्र आपको पता होना चाहिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और बताएंगे, हाँ बेटा गुलाबी किसी का नहीं होता। अच्छा ये बताएंगे विमुद्रीकरण कब हुआ था? विमुद्रीकरण कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को हुआ था। यानी नोट कब बदली गई थी? 8 नवंबर 2016 में बदली गई थी। यह आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर यहाँ से कई बार पूछता है, पेपर में आ जाता है। जब ये 2020 में जेल वार्डन का पेपर हुआ था, वहाँ पर पूछा था कि जब नोटबंदी हुई थी तब 500 की नोटों की संख्या कितनी थी, और संख्या वहाँ दे रखा था, करोड़ों में है, बहुत ज़्यादा लंबी। तो कैसे बताएंगे? जब हम एग्जैक्ट डाटा पता होगा सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा, वरना सबको नहीं मिलता है। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। विमुद्रीकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। इस 500 के नोट की साइज कितना है? ये सभी नोटों का साइज मैं लिखा चुका हूँ, आपको याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर भीमराव, के.एम. सुब्बाराव, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है। कौन थे? बिल्कुल डॉक्टर वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव थे। ये सलाहकार थे, ठीक है। ये कौन थे? सलाहकार थे डॉक्टर वी.एन. राव। क्लियर? चलिए अगला लिखिए। अगला है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सी समिति है? बताएंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समिति। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और फिर बताएं कौन सी है। बिल्कुल सही है, प्राक्कलन समिति। कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? कब जोड़े गए थे? संविधान सभा में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे? अरे 1976 के संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था जो जोड़े गए थे, ठीक है। और ये संविधान संशोधन किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी। अच्छा बताएंगे इंदिरा गांधी जी के बाद कौन बने थे राष्ट्रपति? अरे राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी ना,
जब आपात लग गया, फिर बाद में चुनाव हुआ, चुनाव हार गई, तो ये पहले बताइए, जो राष्ट्रपति होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, जिन्होंने आपातकाल लगाया होगा, तो क्या जनता उसको चुनेगी? नहीं चुनेगी। उन दोनों को हटा दिया। जो राष्ट्रपति साहब थे ना, फखरुद्दीन अली अहमद, वो स्वयं इस्तीफा दे करके निकल लिए थे। तो बताइए उनके बाद राष्ट्रपति कौन बने थे? आपको तो पता है ना कि मोरारजी देसाई विपक्षी पार्टी में बैठे थे, जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो इसके बाद राष्ट्रपति कौन बने थे? फखरुद्दीन के बाद राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? उस दिन बताया था ना, कौन बने थे? नीलमा संजीव रेड्डी बने थे। जो कैसे बने थे? निर्विरोध चुन लिए गए थे। कैसे चुन लिए गए थे? बगैर चुनाव के, कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। कौन हुए थे? नीलमा संजीव रेड्डी हुए थे। ठीक है। और यह किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। तब बीजेपी नाम नहीं था, जनता पार्टी थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? पंचायती राज मैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, संविधान के किस अनुसूची में है, संविधान के किस भाग में है। अनुसूची नंबर 9 किसमें है? किसमें है पंचायती राज? अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुसूची कौन सी है? आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल कौन सा था? अनुसूची नंबर 11 है, जिसमें 29 विषय बनाए गए थे। कौन सी अनुसूची? 11। विषय कितने थे? 29 विषय थे। आर्टिकल कौन सा था? 243 से लेकर के 243 ओ तक। कहाँ से कहाँ तक था? 243 से लेकर के कहाँ से? 243 ओ तक था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आज बताएंगे सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? लागू की गई थी वर्ष 1959 में। कब लागू की गई थी? 1959 में, राजस्थान के गंगानगर नागौर जिले में। ठीक है, वहाँ से इसको लागू किया गया था। और किसने लागू किया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन सम्मिलित हैं? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम। बताएंगे? सभी चारों ABC, VC और D, AB और D। बताएंगे कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। वो कौन कौन सी थी? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर निगम किसमें था? अनुसूची नंबर 12। किसमें था? अनुसूची नंबर 12 में था। ठीक है, वो अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A, B और C। नगर निगम का प्रावधान इसमें नहीं था। क्लियर? चलिए, अगला है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन व खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या कार्बोज। क्या होगा? एकदम ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। क्या होगा? विटामिन व खनिज लवण। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन व खनिज लवण। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? आप लोग भोजन बनाते हो ना, तो आप बताएंगे आज सेंकना, तलना, और ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। और देखो, मैं ऑप्शन देता हूं। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, रुकिएगा। भूनना और उबालना। लिखेंगे भूनना और उबालना। ये डी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है।
अब बताइए क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उबालना। यह क्या है? पकाने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, उबाल कर ही खाते हैं, उनको पकाना सकाना तो आता नहीं है, तो चूरा खा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जिनके घर में मिर्ची नहीं होती वो अदरक खा ही लेते हैं, थोड़ी बहुत तीखी तो हो ही जाएगी, काली मिर्च खा लेंगे, ठीक है। अगला, अगला लिखेंगे, अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। किसके पाचन में सहयोग करता है? बताएंगे क्या होगा? प्रोटीन के पाचन में सहयोग करते हैं। किसके पाचन में सहयोग करते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहयोग करते हैं। सही गलत करते जाइएगा, ठीक है। फिर बाद में मत कहिएगा कि हमने क्या अटेम्प्ट किया, क्या सही किया, कितने हमारा स्कोर रहा। क्लियर? किस वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह क्या कर देता है? परावर्तित करता है, अवशोषित करता है, संचारित करता है या अपरिवर्तित करता है? क्या करता है? क्या हो जाएगा? परावर्तित करता है। क्या हो जाएगा? परावर्तित करता है। क्या होगा? परावर्तित करता है, ठीक है। लिखते जाएंगे। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। क्या है? जूल। अच्छा बताएंगे जूल और किसका किसका मात्रक होता है? जूल। कार का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्लियर है? चलिए, अब आपके जीएस का पोर्शन खत्म होता है। अब यहाँ पर क्या आएगी? मैथ आएगी। और अभी आपके सिद्धांत सर अभी मैथ को कराएंगे, फिर हम आगे हिंदी कराएंगे, ठीक है।